कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, एवरीथिंग बेयर्स सम काइंड ऑफ प्राइस। अगर दुनिया में हर चीज़ पैसों से मिलती है, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, सो प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, प्राइस को जानने के लिए, बट ऑब्वियस वी शुड नो व्हाट इज़ द कॉस्ट, उसकी लागत क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट बिहाइंड इट, एंड देन ओनली वी कैन डिसाइड द प्राइस, बिकॉज प्राइस इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ कॉस्ट बेसिकली। अब ये तो बहुत एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग इतनी इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉस्ट एंड हाउ द कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स, एंड हाउ दैट कॉस्ट विल बी यू कैन से अकाउंटेड फॉर, और किस तरह से हम उस कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो डू लाइक अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। द लिंक्स विल बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेलकम डियर व्यूअर्स ऑफ द एजुकेटर्स, वी होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी विल नो व्हाट इज़ कॉस्ट, और किस तरह से उस कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कॉस्ट। सो कॉस्ट बेसिकली हिंदी में कहते हैं लागत। किसी भी चीज़ को बनाने में जो हमारी मेहनत लगती है, जो हमारे पैसे खर्च होते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉस्ट। सिर्फ ये नहीं कि हम कितने पैसे खर्च करते हैं, बल्कि हम कितनी मेहनत करते हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो क्योंकि कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम लोग अभी इसके बारे में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू हम लोग देते हैं कि होता क्या है कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि हमने कितने रुपए किसी चीज़ में खर्च किए, बल्कि हमने कितनी मेहनत की, इसको भी हम कॉस्ट के टर्म में मेजर करते हैं। देयर आर डिफरेंट एंड नंबर ऑफ कॉस्ट, रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट। इसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, किसी और लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे बेसिक सी बात समझते हैं कि अगर हम कॉस्ट को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, वी नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, द सेकेंड वन विल बी द लेबर, थर्ड इज द कैपिटल, एंड 4 इज एंटरप्रेन्योर। सो अगर हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जोन्स, हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती, हमको उसके बदले में कुछ देना होता है। क्या देना है भाई? अगर हमारे लिए कोई काम करता है और हमें बदले में अपनी मेहनत के हमें कुछ प्रोडक्शन करके देता है, कुछ हमको प्रोड्यूस करके देता है, तो बट ऑब्वियस वो भी कुछ चाहता होगा हमसे, सिर्फ दुआएं तो नहीं चाहता होगा बट ऑब्वियस, लेकिन हमको भी उसको कुछ देना है। वो हमारे पास जो मेहनत करने आया है तो किसी एक चीज़ की लालच में आया है। सो हम लेबर को देते हैं वेजेस या सैलरीज। हम लोग अगर लैंड की सर्विसेज का यूज़ करते हैं तो लैंड को हम देते हैं रेंट। अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो उसके बदले में हमें कैपिटल मिलती है। एंड टू द एंटरप्रेन्योर, द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर विल बी द प्रॉफिट्स। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, सो वी विल नीड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड in order to avail the services of these 4 factors of production, we have to pay 4 things, that is rent, wages, interest and profit. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ना होते तो हम कोई चीज़ ना बना पाते। तो इसका मतलब अगर हम दूसरे सेंस में यूँ कहें कि अगर हमने लैंड को रेंट ना दिया होता, लेबर को वेजेस ना दी होती, कैपिटल को इंटरेस्ट ना दिया होता और एंटरप्रेन्योर को हमने प्रॉफिट ना दिया होता, तो वो मेरे लिए काम ही ना करते और कुछ बनाते ही ना। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड को देने वाली चीज़ जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये वो रिवॉर्ड्स हैं दैट वी आर पेइंग टू द फैक्टर प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू अवेल देयर सर्विसेज सो दैट दे कैन प्रोड्यूस फॉर अस, सो दैट दे कैन अंडरगो द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड वी कैन अवेल द facilities and their services. So the price that we are paying to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit will be termed as the cost of production. तो अब यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई कि cost of production इन 4 फैक्टर्स के रिटर्न से मिलके बना। So the price we are paying to the factor production will be termed as the cost. तो अब इस cost के बारे में हम लोग आगे जानते हैं कि cost को actually measure कैसे करते हैं।
तो इसके लिए पूरी एक ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटेंसी की पूरी एक ब्रांच है। जिस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो मेन, जहाँ से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है किसी कंपनी की, दैट इज़ द बैलेंस शीट। इन द सेम वे जहाँ पे हम पूरी कॉस्टिंग करते हैं इन द कॉस्ट अकाउंट्स, दैट इज़ कॉस्ट शीट। यहाँ पे हम जानते हैं कि पर यूनिट कॉस्टिंग क्या होगी, टोटल कॉस्टिंग क्या होगी। तो कॉस्ट शीट कैन बी टर्म्ड एज ए स्टेटमेंट कि जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमें कितना प्रोडक्शन जो हम करने जा रहे हैं उसमें कितनी लागत लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना पैसा खर्च होगा। सो कॉस्ट शीट कैन बी डिफाइंड इन दिस वे ओनली। कि कॉस्ट शीट के 3 डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो कॉस्ट शीट को सिंपल, विद प्रॉफिट एंड कंपैरेटिव बेसिस पे बांटा जा सकता है कि 3 तरह की हमारी बैलेंस शीट्स, कॉस्ट शीट्स बनती हैं। बैलेंस शीट वो काफ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाते हैं तो उस वजह से बैलेंस शीट ही जहन में रहती है। उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमको ये आना चाहिए कि किस तरह से हम अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करें। तो अगर हम अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देखें, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आराम से, हम इस एग्जाम्पल में ये मानते हैं दैट वी आर रनिंग अ फ्लोर मिल। आटे की चक्की हम चलाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री जहाँ पे आटा प्रोड्यूस किया जाता है, आटे को बनाया जाता है या गेहूँ को पीसा जाता है। तो इन दैट केस हमारे सामने 4 डिफरेंट एंगल्स आएंगे। एक हमारे पास फार्म होना चाहिए, या तो एक फार्म हो, या हम फार्म को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हम गेहूं को कहीं से ख़रीद के लेके आ रहे हों। भाई हमने मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी देश से इंपोर्ट कराया हुआ या किसी और स्टेट से हमने मंगाया हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास अपना फार्म ना हो, हम सिंबॉलिकली फार्म यहाँ पे बात कर रहे हो और हम उस गेहूं को कहीं और से मंगा रहे हो। सो जो भी इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल में कॉस्टिंग, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेज इसमें जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो इससे बनता है मटेरियल कंज्यूम्ड। इसकी फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दैट कैन बी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको फैक्ट्री वेजेस भी हम लोग कह सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये सब फार्म के एक्सपेंसेस होते हैं। इन द सेम वे जो हमारी मिल में, जो हमारी फ्लोर मिल में, या जो हम कह सकते हैं जो हमारी फैक्ट्री है, उसमें जो खर्चे हो रहे हैं, उसमें फैक्ट्री के जो भी खर्चे, मैंने कुछ ही नाम दिए हैं। आई रिपीट, मैंने यहाँ पे कुछ ही नाम दिए हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो उस कंसेप्ट के ऊपर, उस फॉर्मूले के ऊपर अगर आप फिट करेंगे, तो आपकी क्वेश्चन में अगर कोई और ऐसा खर्चा होता है जो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, आपकी बुक में नहीं लिखा है, तो आप उसको वहाँ पे कैटेगराइज इजीली कर लेंगे। लेकिन आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। वो ये है सिंपल कि आपको देखना है कि कौन से खर्चे फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक आप एज्यूम करिएगा एक फैक्ट्री है जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, तो वहाँ पे मशीन से रिलेटेड जितने खर्चे होंगे, वहाँ मशीन के जो चलाने वाले जो कारीगर होंगे उनके जितने खर्चे होंगे, मशीन की फैक्ट्री की जो बिल्डिंग होगी उससे रिलेटेड जितने खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे आपकी फैक्ट्री में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ नाम दे दिए। इन द सेम वे एक हमारा ऑफिस भी होगा जहाँ पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंटेशंस करते होंगे, ऑर्डर्स रिसीव करते होंगे, जहाँ से हम जितने भी करस्पॉन्डेंस हैं, चिट्ठी वगैरह देना लेना वगैरह, ये सारी चीज़ें हम करते होंगे, जहाँ पे हम लोगों से मीटिंग करते रहे होंगे, जहाँ पे कुछ एक एज अ सॉर्ट ऑफ ऑफिस होगा। ज़रूरी नहीं है वो बहुत ही मल्टीप्लेक्स टाइप का ऑफिस हो, बट इट कैन बी अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑफिस जहाँ पे हम बैठते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग वगैरह करते हैं। तो उसमें जो भी खर्चे आते हैं ऑफिस से रिलेटेड, चाहे वो लीगल हों, प्रिंटिंग के खर्चे हों, सैलरी वहाँ के जो भी ऑफिस के लोग हैं, अगर कोई फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री की सैलरी देगा। अगर कोई आदमी ऑफिस में काम करता है तो उसको सैलरी ऑफिस के खर्चे में कैटेगराइज की जाएगी उसकी सैलरी को। लेकिन अगर कोई एक ऐसा आदमी है जो कि ऑफिस में भी थोड़ी देर है और फैक्ट्री में भी थोड़ी देर है, तो जितनी जितनी देर वो फैक्ट्री या ऑफिस में, उसके उस खर्चे को उस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक आदमी है जो कि 10,000 रुपये पाता है, आधे टाइम ऑफिस में रहता है, आधे टाइम फैक्ट्री में रहता है, तो उसकी 5,000 रुपये तनख्वाह फैक्ट्री में लिखी जाएगी, 5,000 रुपये तनख्वाह ऑफिस में लिखी जाएगी। इट शुड बी क्लियर। इसी तरीके से अगर फैक्ट्री के रिपेयरिंग थी तो फैक्ट्री के खर्चों में लिखी गई, और अगर ऑफिस की बिल्डिंग के या ऑफिस के किसी इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन या रिपेयरिंग है तो वो ऑफिस में लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे वही बात आती है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आधा, मान लीजिए एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के आधे हिस्से में फैक्ट्री चल रही है और आधे हिस्से में ऑफिस चल रहा है, और इस पूरी बिल्डिंग का जो रेंट है वो है 10,000 रुपये, तो 5,000 रुपये फैक्ट्री में लिखे जाएंगे और 5,000 रुपये ऑफिस में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर ये पूरी ऑफिस ऑक्यूपाई करता है इस बिल्डिंग को, तो सारे खर्चे ऑफिस में लिखते, पूरा 10,000 रुपया। इस पूरी बिल्डिंग में फैक्ट्री होती तो इसका पूरा रेंट फैक्ट्री में लिखते। इट इज़ सो सिंपल। देन कम्स द सेल्स।
अब हमारा सेलिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट का हो, हमें डिस्काउंट देना हो, हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करना हो, डिलीवरी वैन, या मान लीजिए अगर आपके पास डिलीवरी वैन नहीं है, आप ये जिसको रिक्शा वगैरह कहते हैं, रिक्शे वगैरह में अगर आप इस माल को लेके जा रहे हैं, उसमें जो कोई खर्चा आ रहा है बेचते वक्त, कुल मिला के अगर कोई खर्चा आएगा या बेचने के लिए सेल्समैन से रिलेटेड या सेलिंग के किसी भी एंगल से रिलेटेड कोई खर्चा आता है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी सेल्स ओवरहेड्स। तो अगर हम इसी को और समझते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं, अगर हम अपनी इसी चीज़ को, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर दें आप लोगों के लिए, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी एक साथ अगर आप देखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑफिस के सारे खर्चे ऑफिस ओवरहेड्स कहलाते हैं, फैक्ट्री के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं, सेल्स के सारे खर्चे सेल्स ओवरहेड्स कहलाते हैं। ओवरहेड्स मींस कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट अभी हम नाम नहीं देते, ओवरहेड्स देते हैं सारे एक्सपेंसेस। और अब हम टोटलिंग पे आते हैं। तो फार्म के सारे खर्चे मतलब फैक्ट्री के गेट से पहले तक के सारे खर्चे, ये अगर फैक्ट्री का गेट है, आप देखें अगर मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस गेट से एरो आप देखें, इस गेट से पहले वाले सारे खर्चे कहाँ आते हैं? आपके फार्म में। और ये सारे खर्चे जोड़ के आते हैं प्राइम कॉस्ट, इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर के सारे खर्चे जो होते हैं उसको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस के दरवाजे से पहले तक के सारे खर्चे फैक्ट्री के, तो ऑफिस के बाद के सेल से पहले तक के सारे खर्चे ऑफिस ओवरहेड्स कहलाते हैं। इन द सेम वे सेलिंग के वक्त जो भी खर्चे आते हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सेल्स ओवरहेड। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें, प्राइम कॉस्ट को हमने 1 नंबर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिजेंबलेंस के लिए 2nd नंबर, 3rd ऑफिस एंड 4th द सेल्स। तो अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को जोड़ दिया हमने, सो वी विल फाइंड द वर्क कॉस्ट। हमको क्या मिलेगी? वर्क कॉस्ट और द फैक्ट्री कॉस्ट, दैट विल बी लेबल्ड एज नंबर 5। ये कैसे नंबर 5 आया? 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है। इसी तरीके से वर्क कॉस्ट में अगर हमने ऑफिस के खर्चे जोड़ दिए, देन वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल बी रिजेंबल्ड बाय द नंबर 6। कैसे आया? इस 5 नंबर की चीज़ को 3 नंबर की चीज़ से जोड़ा, तो मतलब वर्क कॉस्ट को ऑफिस ओवरहेड से जोड़ा, देन विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन द सेम वे इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सेल्स के ओवरहेड से, सेल्स के खर्चों से जोड़ा, देन वी विल फाइंड द टोटल कॉस्ट। इसके बीच में बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं, ये हमने एक जनरल सी बात आपको बताई ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ये एक सिंपल कॉस्ट शीट है जहाँ पे हमने प्रॉफिट के एलिमेंट को नहीं जोड़ा है। ये बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर आप टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड ऑन कर देंगे, सो यू विल फाइंड द सेल्स। तो अगर आपको ये जानना है कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस रखा जाए, हम कितने रुपए में अपने गुड्स को बेचें, तो हमें पहले तो कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के बाद देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे, और इट कैन बी इन एनी फॉर्म। सेल्स प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस या प्राइस पता करने के लिए हमने पहले तो बेसिकली इन मेथड से जो आपके सामने थी, इन मेथड से हमने कॉस्ट निकाली। कॉस्ट में हमने सिंपल अपने प्रॉफिट को जोड़ा जो हम चाहते थे प्रॉफिट, फिर हमें मिल जाएगी हमारा प्राइस। और जो बात हमने शुरू में कही थी कि एवरी कमोडिटी बेयर्स अ प्राइस टैग, हर चीज़ में एक प्राइस टैग शामिल है। एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्राइस यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, देन वी विल फाइंड द प्राइस, एंड इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट, एंड इन दिस वे यू विल पे द प्राइस फॉर द थिंग दैट यू विल कंज्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।